याद आया, कैविटी वाला प्रॉब्लम कर रहे थे लास्ट क्लास में। हम्म। सपोज कर लो बच्चों, ये सॉलिड स्फीयर है, और इस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कैविटी बना दी गई है। रिमेनिंग पार्ट में मास फील्ड है। यस, द सेंटर ऑफ दिस solid sphere is C1 and center of cavity is C2. You have to find the gravitational field at this point P. P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा ये बताना है। थैंक यू। टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस। फिर से पूछो, कितना टेम्परेचर, कितना करोगे अब? हाँ तो 19 कर दो, ताकि इन लोग का जीएनएफटी हो जाए। जीएनएफटी तो गुड नाइट। क्या समझे जीएनएफटी? तुम समझे? जीएनएफटी तुम समझे कि नहीं? शादी हुआ कि नहीं तुम्हारा? बताओ बच्चों, कितना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड एनीवेयर इनसाइड द कैविटी? कैविटी की थ्योरी क्या होती है? उसमें मास जीरो है, तो उसमें प्लस एम मास और माइनस एम मास फील करा जा सकता है ना। बस यही तो होता है। इसका जो प्लस होगा वो रिमेनिंग प्लस के साथ मिलके क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट गोला। और अब क्या बचेगा? नेगेटिव मास का छोटा सा गोला। और ये पॉइंट उन दोनों गोलों के लिए कहाँ है? कहीं भी नहीं है, अंदर है, और तुम हो बंदर। वहां अंदर फील्ड लिखने आना चाहिए ना। तो बताओ, कोई भी ऐसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड को कितना लिखते हो? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर? And let this distance is from this C, this distance is a small r, and this mass is capital M, and this radius is capital R. What is the gravitational field at point P? G M small r divided by capital Q। किस में, ऊपर के नीचे? नीचे क्यूब होगा ना, यही तो होता है। इसी को अब अगर चाहो आप तो रो के टर्म में लिख सकते हो, इसको जी भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो जी। जी वेक्टर बराबर ई वेक्टर बराबर जी इंटू एम को क्या लिखेंगे, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 3 r क्यूब। तो इससे ये उड़ जाता है, तो ये जी वेक्टर आ जाता है। ये वेक्टर इस पे लगता है, जी वेक्टर आ जाता है 4 पाई जी बाई 3 इंटू r वेक्टर। रो रोने लगा।
4πg रो डिवाइडेड बाई 3, 4π0/3 इंटू आर वेक्टर। देखो तुमको याद है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिजल्ट कितना था रो के टर्म में? अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर होता था चार्ज का, अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर होता था चार्ज का, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हुआ करती थी, इसका रेडियस आर हुआ करता था, इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था बोलो रो के टर्म में? रो आर बाई, हाँ बिल्कुल सही बोले हो, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट से भी डायरेक्टली यहां पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में, उसमें हम लोग जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है उसको सीधे किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस ऑफ मास, माइनस ऑफ मास से, क्योंकि यहाँ अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है, बट यहाँ पर हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। और दूसरा जो तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको सीधे किससे रिप्लेस करते हो? जी से रिप्लेस करते हो, या फिर यहाँ पर माइनस एम नहीं लगाओगे तो यहाँ माइनस जी लगाना पड़ेगा, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि नेगेटिव मास होता नहीं है ऐसे। तो ये चीज भी तुम करके देख सकते हो। क्या ये काम, ये दोनों काम इसके साथ करने से क्या ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? देखो हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो ये होता है, इसी चीज को यहाँ पर लगाना है। देखो तुमको ये समझ आ रहा होगा कि ये जो आर वेक्टर है ना, इसका टेल कहाँ पर है? ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इंटरनल पॉइंट पर है, इस आर वेक्टर का टेल कहाँ होगा? उस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे। और इसकी हेड कहाँ पर होगी? उस पॉइंट पे वेयर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट फील्ड। इसलिए ये पूरा जो इसका जो प्लस और माइनस है, इसका प्लस इसके प्लस के साथ मिलके कंप्लीट रो का प्लस रो की डेंसिटी की सॉलिड स्फीयर बन गई ना। अब इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इस पॉइंट पे, वो इस लाइन के लॉन्ग होगा। वो C1P की तरफ होगा कि PC1 की तरफ होगा? PC1 की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा ना। यहाँ पर माइनस रखोगे ना तो ऐसा आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब ना रेडियली आउटवर्ड रहेगा, ये तो अट्रैक्टिव फील्ड है। तो पी पर फील्ड किधर होगा? टुवर्ड्स। तो ये होगा, ये होगा, दिस इज योर G1 वेक्टर, मतलब पॉजिटिव सेक्शन ऑफ मास जो है उसकी वजह से फील्ड है। वैसे अब ये नेगेटिव मास माइनस रो बच गया, इसका फील्ड किस लाइन के लॉन्ग होगा? इसके लॉन्ग होगा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? P से C2 की C2 से P, C2 से P होगा, क्योंकि ये मास कैसा है? नेगेटिव है, रिपल्सिव फील्ड होगी, तो ऐसा होगा। और इसी दोनों फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा ना, दैट इज योर नेट फील्ड एट द पॉइंट P, दैट इज योर नेट फील्ड एट पॉइंट P। देखो कितना होता है G वेक्टर एट पॉइंट P is G vector of rho plus G vector of minus of rho. And what is G vector of rho? That is 4 pi rho G, 4 pi 0 divided by 3 into PC1 vector and plus what is G of minus rho, that is again this thing, and plus C2P vector. तो G वेक्टर P पॉइंट पे टोटल कितना आएगा? 4 pi 0 डिवाइडेड बाई 3 इंटू व्हाट इज PC1 वेक्टर प्लस C2P वेक्टर, PC1 वेक्टर एंड प्लस C2P वेक्टर इज C2C1 वेक्टर। ये वाला वेक्टर हो जाएगा ना, ये वाला वेक्टर होगा नहीं होगा? हाँ इन दोनों का सम ये होगा C2C1 वेक्टर। सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिखोगे? C2C1 vector, and this result is very important because this vector is always constant irrespective of position of point P inside cavity. उसको कहीं पर भी रखोगे तो ये इतना ही आएगा। मतलब फिर से उस सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई कैविटी बनाएंगे तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब इसमें अगर किसी पार्टिकल को यहाँ पर रख दिया जाए, यहाँ पर रख दिया जाए, बोला जाए कि इस पार्टिकल को इसके सरफेस को हीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो कैसे उस क्वेश्चन को करोगे?
मान लो इसका रेडियस आर दे दिया जाए या कुछ दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है स्कोर वगैरह पे। अब यहाँ एक पार्टिकल को रख देंगे, यहाँ सरफेस पे पता ना तुमको कि इधर की तरफ फील्ड है, खींचेगा ना उस मास को, यहाँ आके हीट करेगा। कितने टाइम के बाद इसको हीट करेगा, वो कैसे निकालोगे? व्हाट शुड बी द अप्रोच? क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस कैविटी के अंदर वो एक्सलेशन हर जगह क्या है? कांस्टेंट है। और यहां से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, टाइम निकालना है, तो कौन सा अप्रोच होगा? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सलेशन क्या है? बट वो एक्सलेशन ये है, ये लगाएंगे और टी रूट अंडर ऑफ 2s बाई ये हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए सवाल पूछा जाता है। अब समझ गए बात? प्लीज नोट डाउन दिस। अरे बच्चों समझ गए? ये बताओ बच्चों कि जैसे सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, इसकी रेडियस r है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा यहाँ? इसकी रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो कैपिटल आर से बड़ा है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो। ये भैया बहुत मौज किए हो तुम लोग, और नहीं हो एकदम साफ, कुछ कोई चीज का आइडिया ही नहीं है। तो वर्क फॉर एनर्जी है, जो बता रहे हो ना गलत, वो WP है, वो वर्क फॉर एनर्जी। ये कैसा फील्ड होगा उसका, सॉलिड स्फीयर का? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? तो अट्रैक्टिव फील्ड में पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती ना। तो बहुत बहुत मतलब गलत हो गया ना ये चीज। तो कंसेप्ट, मतलब आपको कंसेप्ट नहीं पता है इसका मतलब, ये चीज आपको बताएंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना बड़ा चीज है ये। देखो यहाँ पर एक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में एजेंट के द्वारा किया क्या काम। अब आप इन्फिनिटी से लेके आओ किसी पार्टिकल को, इस पार्टिकल की मास मान लो कितनी है, स्मॉल है मान लो, और इसको इन्फिनिटी से ट्रांसपोर्ट करके इस पॉइंट पी पे लेके आओ, तो एजेंट को जो काम करना पड़ेगा वही इस पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल। और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा उसका नेगेटिव क्या होगा? उस पॉइंट का पोटेंशियल। अगर इस मास को कितना ले लेंगे, 1, और मास को m लेंगे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। निकालो इसको, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना एजेंट को काम करना पड़ेगा वो भी निकालो, और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स को कितना काम करना पड़ेगा वो भी निकालो। और देखो कि इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क का नेगेटिव और एजेंट फोर्स का वर्क दोनों सेम वैल्यू आएगा, दोनों से निकालो तो। अगर इसे स्मॉल एम को स्मॉल एम ही लोगे तो यहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? इस पार्टिकल प्लस दैट अर्थ की, या जो सॉलिड स्फीयर की इंटरेक्शन होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स कैसा चीज होता है? इंटरेक्शन। और फील्ड और पोटेंशियल दोनों कैसा होता है? इफेक्ट। फील्ड इज वेक्टर इफेक्ट, पोटेंशियल इज स्केलर इफेक्ट,
force is vector interaction and force is vector interaction and potential energy is scalar interaction. जो काम फोर्स करता है, जो कॉन्सेप्ट फोर्स से होता है, काम होता है हमारा, वही काम पोटेंशियल एनर्जी से भी होता है. बट पोटेंशियल एनर्जी से करना वो काम आसान होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी चीज होती है, स्केलर. बट फोर्स कैसा होता है, हाँ, जो काम फील्ड से होता है वही काम पोटेंशियल से भी होता है, बट इससे करना आसान होता है पोटेंशियल से. पोटेंशियल भी इफेक्ट है, फील्ड भी. आपने कभी सुना है फोर्स क्या होता है, फोर्स कभी सुना है, एक चार्ज क्यू रखा हुआ है आर डिस्टेंस पे, फोर्स निकालो. अगर सुना है तो ठीक है, निकालो. एक क्यू चार्ज रख लो और आर डिस्टेंस पे फोर्स निकालो. अगर क्यू चार्ज आपने रखा है तो आर डिस्टेंस पे क्या निकालते हो, फील्ड निकालते हो, या फिर क्या निकालते हो, पोटेंशियल निकालते हो. क्यों निकालते हो, क्योंकि इफेक्ट होता है. वो क्या होता है, अब ये समझना कि कैसे इफेक्ट होता है, दैट इज मतलब वो इंट्यूशन वाली चीज हो जाती है. अब उसी तरह से मैं बोलूं कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, तो इन Q2 पे Q1 कितना फोर्स लगा रहा है ना, तो वो इंट्रैक्शन हुआ ना. उसमें अगर बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी निकल जाएगी. बट अगर मैं एक चार्ज रख के बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज का निकालो, नहीं निकलेगा ना. तो फोर्स इज इंट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इंट्रैक्शन. मिनिमम टू चार्जेस और टू कंपोनेंट्स आर नीडेड. Force is vector interaction, potential energy is scalar interaction, field is vector effect, potential is scalar effect. तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या पूछा, अगर यहाँ पर कोई मास ही नहीं है, इसका अपना इफेक्ट होगा ना सॉलिड स्फीयर का. क्या, क्यों इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे मास को लेके आएंगे तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा ना. वो खींच रहा है उसको, अट्रैक्ट करना, तो वर्क नहीं करना पड़ेगा स्लोली चलाने के लिए. तो इसको स्लोली यहां से यहां लाने में जो हमें काम करना पड़ेगा इसके यूनिट वैल्यू के लिए, वो इस पॉइंट पे क्या कहलाता है, पोटेंशियल. किसका, वो किसका प्रॉपर्टी है वो पोटेंशियल, जो इस पॉइंट पे होगा. काम मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में किसकी प्रॉपर्टी है, उस सॉलिड स्फीयर की. क्योंकि कितना काम इसको यहां से यहां लाने में करना पड़ेगा मुझे, वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो इसको कितना खींच रहा है. अरे समझे, फील्ड का ही आइडिया नहीं कि फील्ड साला होता क्या है. भूतनी के. अब समझ में आया या अब भी समझ नहीं आया. अब निकालो यहाँ का पोटेंशियल. तो एक एक करके, जैसे क्या बोलते हैं, हाईजैक करके जैसे मारता है ना गोली, वैसे मार देंगे आज, तुम सबकी हत्या कर देंगे, एक भी घर नहीं पहुंच पाओगे. आज तो गए तुम है. -GM/R, -GM/, दिखाओ तो कैसे किया है. फील्ड से किया है कि मतलब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकाल के किया है, ये एजेंट का वर्क डन निकाल के किया है. हाँ, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकाल के उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया होगा, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल आया होगा. वैसी अगर एजेंट का वर्क डन निकालेगा तो नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत, तो सीधे आ जाएगा. GM/R आ रहा है कि -GM/R आ रहा है. हाँ, अगर माइनस नहीं आया इसका मतलब तुम्हारा गलत है, माइनस आया इसका मतलब तुम्हारा सही है. क्या, इंटीग्रेट करने के बाद प्लस आ जाता है, आता है ना, तो आना चाहिए. हम इतने रिजिड क्यों है कि माइनस वहां पर आना चाहिए, उसका रीजन बताओ. अच्छा तुम बताओ कि हम एजेंट लेके करें कि इंटरनल कंजर्वेटिव लेके करें, बोलो जल्दी. एजेंट लेके करें, ठीक है, एजेंट लेके करते हैं. तो अगर इसको इधर से चलाओगे, कहीं से इसको चलाओगे, तो मान लो ऐसे करके आ रहा है. देखो यहाँ पर है कहीं, ये जो पार्टिकल है ना, इस पर ये जो फोर्स लगेगी उसके कारण, उस सॉलिड स्फीयर की वजह से, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, एजेंट का फोर्स की इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स. यस. अब तुमको पता होगा कि अब चलाते हैं ऐसे, जब चला रहे हैं स्लोली चला रहे हैं ना, स्लोली, तो स्लोली चलाएंगे तो एजेंट का फोर्स ऐसे लगेगा ना, तभी तो स्लोली चल पाएगा. और ये एजेंट का फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इस इंटरनल फील्ड फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा. अब तुमने बोला एजेंट से निकालने, निकालो. तो जो एजेंट से वर्क डन आएगा, DW एजेंट, दैट इज F एजेंट डॉट DR वेक्टर, है ना. अब इसको इंटीग्रेट करने से, इसको इंटीग्रेट करने से, इसी को इंटीग्रेट करने से क्या आता है, डेल्टा U, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F एजेंट कितना होगा, फील्ड फोर्स के बराबर. वो फील्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है,
जी छोटा एम इंटू बड़ा एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसको किधर चला रहे हैं हम लोग, कहीं भी ऐसे चला रहे हैं। अगर ऐसे चलाएंगे तो टी आर का मॉड टी आर ही होगा, क्योंकि आर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर अंदर की तरफ धकेलोगे तो टी आर का मॉड नेगेटिव हो जाएगा, तो इस केस में आर क्या हो रहा है। तुमने पढ़ा होगा कि जब एक्स नेगेटिव होता है तो मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखते हैं, और एक जब पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स को, तो तुमको यही पता होगा ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ थीटा कितनी है, बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं, थीटा जीरो है, क्योंकि जिधर टी आर वेक्टर है उधर ही एफ एजेंट है। अरे बोलो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी, -1। हाँ, ये कितना आएगा बोलो। यहाँ से R1 से क्या लिखेंगे, ये आएगा 1/r² की इंटीग्रेशन। हम्म -of GMM इंटू 1/R2 - 1, यही आएगा ना। अब देखो, मैंने जो बोला था उसमें ये R1 कितनी थी, इन्फिनिटी से कहाँ आ रहे हैं, R पर आ रहे हैं, यानी कि R1 कितनी है, स्टैंडिंग टू, और ये R2 कितनी है, R। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है उसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट R सेपरेशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन सेपरेशन वाज इनफाइनाइट, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी -of GMM/। आपको पता होगा कि इस वैल्यू को कन्वेंशनली कितना लिया जाता है, जो कि हमें पता नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लेते हैं, किसी ने देखा तो नहीं इन्फिनिटी पे जाके एनर्जी क्या है, इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, इसलिए पोटेंशियल जी को जीरो मान लेते हैं। तो देखो आर डिस्टेंस पर कितना आया, माइनस आया। तुम ये बताओ, ये जो माइनस आया है यहाँ आर सेपरेशन पे, उसमें कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेशन का और इस इंटीग्रेशन का रोल है कि नहीं है। अगर वो फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा होता है, यही एजेंट का फोर्स इधर नहीं लग के उधर लग रहा होता है, एजेंट का फोर्स फील्ड की फोर्स भी इधर लगती, तो यहाँ पर इस माइनस की जगह क्या आता। अरे तुम समझ में आ रहा है ना। तो तुमको हम बता रहे हैं ये माइनस इसीलिए आया है क्योंकि उसका फोर्स अट्रैक्टिव है, क्या है, ये तो मैथमेटिकली तुमको समझाया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। इसका फिजिकल मीनिंग भी है, कल किसी बच्चे को समझाया था मैंने, कौन था वो आज नहीं आया है, चल बसा। देखो, जब इन्फिनिटी पे रहोगे तो पोटेंशियल जी को क्या मानते हैं, जीरो। और फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव। इन्फिनिटी पे तुमने पोटेंशियल जी को क्या माना, जीरो। उसके बाद अगर फील्ड में आओगे, क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड है, इन्फिनिटी से कम डिस्टेंस पर आओगे, 8 डिस्टेंस पर आओगे, तो बौखलाहट बढ़ी है घटी है, बौखलाहट बेचैनी सर का दर्द घटी है कि बढ़ी है, घटी है ना, क्योंकि अट्रैक्शन है और वो पास आया है, वो अच्छा लगेगा ना उसको, तो अच्छा लगेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसका मतलब एनर्जी घटा कि बढ़ा। और कौन सी एनर्जी घटी, कन्फिग्रेशन वाली एनर्जी। और पहले इन्फिनिटी पर कितनी थी वो, जीरो से घट के कोई क्या होगा। अब समझे, तो अट्रैक्टिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है। तो आज के बाद से मत बोलना जीएम भाई यार, नहीं तो उसके बाद या तो हम रहेंगे ना, जो तुम रहना, फिजिक्स के नाम पर चला धब्बा हो जाएगा। ये तो पोटेंशियल कितना होगा, जब इसी मास को हम कितना ले लेंगे, 1 यूनिट क्या लेंगे, तो फिर ये कितना बन जाएगा, यही पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, जो कितना आएगा, -G∠M/। अब समझ गए कि नहीं समझे। अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जिस मेरे पेपर में आएगा वैसा ही क्वेश्चन करके बताओ इसका आंसर। देखो ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि एक एनुलर डिस्क है, इस एनुलर डिस्क की इनर रेडियाई आर है और इसका आउटर रेडियाई 2r है, और मास तो यही होगा, ये तुम समझ रहे हो। लेट वैल्यू ऑफ दिस मास इज m, इसका मास m है। नाउ दिस इज एक्सिस ऑफ दिस एनुलर डिस्क, ये एनुलर डिस्क की एक्सिस है, और इस एक्सिस पर इसके सेंटर O से 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। अब एक पार्टिकल को इंफिनिटी से लेकर के यहां तक आना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो पूछा है। फाइंड द वर्क डन इन ट्रांसपोर्टिंग ए पार्टिकल ऑफ मास m फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट P।
कितना आया बच्चों? कितना आया बच्चों? अरे भाई, देखो, इसको तो समझना है, समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ तो समझ लो, थोड़ा बहुत तो जान लो। देखो, एक्चुअल में ये जो डेल्टा यू है, इंटीग्रेट करने पे यही एजेंट का वर्क डन है ना। यही तो है जो आया, ये एजेंट का वर्क डन है। इसको थोड़ा डिकोड करना सीखो। देखो, इस एजेंट के वर्क डन का मतलब क्या है। जो एजेंट का वर्क डन आया, डब्ल्यू एजेंट, वो आया माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। हालांकि ये स्पेशल केस में आया ये, बट इसका कुछ मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि ये है एम इंटू माइनस ऑफ जी एम बाई आर माइनस ऑफ जीरो। ये इसका मतलब है कि नहीं, बोलो। है ना, समझा रहा हूं। अब फिर बताओ कि ये जो मैंने डब्ल्यू एजेंट लिखा है, ये डब्ल्यू एजेंट क्या एम इंटू ये जो माइनस जी एम बाई आर है, ये क्या है? पोटेंशियल है। किसका? उस बॉडी का। किस बॉडी का? क्योंकि बॉडी तो दो है इसमें, हमेशा दो होगा, दो से ज्यादा ही होगा, एक तो होगा नहीं कभी, क्योंकि इंट्रैक्शन हो रही है। तो ये पोटेंशियल किसका है, यही सब समझना होता है। जिसके फील्ड में इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसका ट्रांसपोर्टेशन किसके फील्ड में हो रहा है अभी उस क्वेश्चन में? उस पार्टिकल का। और ये डिस्क की फील्ड है ना, डिस्क की पोटेंशियल है ये।
इसीलिए तो पोटेंशियल फील्ड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये पोटेंशियल जिसके फील्ड में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसी का पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल कहाँ का पोटेंशियल है? फाइनल पॉइंट का। और ये क्या है? इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। इनिशियल पॉइंट क्या था? इनफाइनाइट, जो कि नहीं भी हो सकता है। अब कुछ समझ में आया? यही एजेंट का वर्क डन होता है। ये इक्वेशन किसका रेप्लिका है? एफ बराबर क्यू ई का, या एफ बराबर एम ई का, या एफ बराबर एम जी का। देखो, ये जैसे तुम पढ़ते हो ना फिजिक्स में, दो मेथड होता है, फोर्स और एनर्जी। ये वही फोर्स का एनर्जी एनालॉग है। और इसका फोर्स एनालॉगी एनालॉग का इक्वेशन क्या होता है? एफ बराबर क्यू ई पढ़ते थे ना, ग्रेविटेशन में वो क्या होगा? एम इंटू ई होगा। ई या जी जो भी लिखने का लिख लो। देखो ये क्या है? वेक्टर इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन है, वेक्टर इंट्रैक्शन। और ये क्या है? हाँ, ये वेक्टर इफेक्ट है। क्या है? जो इस इक्वेशन से दोनों रिलेटेड होता है। समझ गए? तो जब फोर्स में ये दोनों रिलेटेड होता है तो एनर्जी में भी वो दोनों क्या होता होगा? रिलेटेड होता था होगा। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्केलर इंटरेक्शन। और फिर से इसमें क्या फंसा, जो बीच में यहां फंसा था? क्या है वो? मास विक्टिम, जिसको हम लोग फील्ड में चला रहे थे, जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था। और ये क्या है? जिसके फील्ड में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसका स्केलर इफेक्ट है। वही यहां भी होता है। जब ये इक्वेशन लिखते हो तो ये किसका फील्ड होता है? जिसके फील्ड में इस मास का ट्रांसपोर्टेशन, इस मास पे फोर्स लगता है, ये फोर्स लगता है। और इस फील्ड के, क्या ये फील्ड इसी का होता है? इतना तो सबको पता होता है। रिलेट करो, इसी को थ्योरी बोलते हैं। ये आ जाएगा उसके बाद तुमको रोकेगा कोई? तो वैसे ही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप करना होता है। मतलब जो वर्क डन होता है ना एजेंट का, दैट इज क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। जहां पर क्यू वो चार्ज होता है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, और वी एफ वी आई क्या होता है? जिसके फील्ड में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका फाइनल इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल होता है, वो ग्रेविटेशनल हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक हो। अब समझ गए मुन्ना? अब इसी में अगर कोई बोलेगा इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालो, तो इसमें माइनस लगा दोगे, क्योंकि हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख के चलाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्लोली चलाएंगे, दो फोर्स ही लग रहा है, एक एजेंट का और एक इंटरनल कंजर्वेटिव, दोनों के वर्क डन का सम क्या होगा? जीरो। तो इसका वर्क डन जो होगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। कुछ नहीं है। आप समझ गए? अब तो कर लोगे कि अब भी नहीं करोगे? तुमको यहाँ का क्या चाहिए? पोटेंशियल। किसकी वजह से? इस एरोमेटिक्स की वजह से। इसका पोटेंशियल लिख नहीं लोगे? घंटे बहुत मारेंगे नहीं लिखे तो। वर्क डन निकाल लो। फाइनल पोटेंशियल यहाँ का, इनिशियल पोटेंशियल यहाँ का, जो जीरो ही है। एजेंट का वर्क पूछा है, इसलिए एम इंटू वी एफ माइनस वी आई होगा। अगर फील्ड का पूछता तो नेगेटिव होता उसका। पता नहीं मुझे, मैं निकालता हूँ। तुम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे ना और टीचर का बात मानना शुरू करोगे तो बहुत बढ़िया करोगे। अभी तुम्हें बहुत समय है। अभी तो पहला जेई मेन भी नहीं हुआ है। बट करते नहीं हो, अपने मन से रैंडम करते हो, दिक्कत होगा, बहुत भयंकर वाला दिक्कत होगा। ऐसा नहीं कि नहीं है, वो चीज है, बट उसकी वजह से ना तुम फंसते हो। देखो इतना तो तुम समझते होगे ना कि हर सब्जेक्ट को तैयार करने का मेथड सेम होता होगा कि अलग अलग होता होगा? थोड़ा अलग अलग होता है। किसी में थोड़ा ज्यादा याद करना है, किसी में याद भी करना है, समझना भी है। किसी में ज्यादा मेहनत है, किसी में कम मेहनत है, किसी में प्रैक्टिस है, किसी में समझना है, किसी में ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस देना, उस टाइप का होता है ना। इवन एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स में भी अलग अलग होता है। इवन एक ही टॉपिक में अलग अलग सब टॉपिक में अलग अलग होता है।
तो वो फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पर दिमाग लगाना बोल देगा नहीं अब तो समझ में नहीं आ रहा है, अब हम जमीन पे लौट जाएंगे। जैसे बच्चा लोग नहीं करता है कि पापा उसका टॉफी लेके नहीं आया, तो बचपन में हम लोग भी ऐसे करते थे, शर्ट वर्ट खोल के जमीन पे लौट जाते थे, बोलते थे अभी टॉफी लाओ। तुम लोग नहीं करते थे? तुम लोग शरीफ बच्चे हो, साले देखने में तो नहीं लगता। तो ऐसा नहीं किया जाता है, मतलब वो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे इस बैच में जितने बच्चे से हम मिलते हैं सब हमको देख के बोलते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है तलवार लिए हुए है और बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा, काट देंगे हम। ये क्या है? तुम उस डायरेक्शन में काम करो, तुमको समझ आने लगेगा। तो देखो एक्चुअली यहाँ पर इसके वजह से यहाँ बस पोटेंशियल लिखना है, जैसे ही लिखोगे सवाल बन
लोग को देख के बहुत रिस्पेक्ट आता है। एक साथ बहुत पागल बैठा हुआ झुंड बना के। ये इंटीग्रेट करने आता है कि नहीं तुम लोग को? कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेट? एक्स स्क्वायर प्लस 4r² को ln x मान लेते हैं, टी स्क्वायर, तब इंटीग्रेटेबल आ जाएगा ये। टी स्क्वायर मानोगे, टी नहीं, टी स्क्वायर मानोगे ना, तब ये तो पूरा टी बन जाएगा, और ये टी डी टी बन जाएगा, जो एक्स डी एक्स है वो टी से टी ही कट जाएगा। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगा, टी टी बचेगा केवल। बट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो लिमिट ही बदल जाएगी, मतलब एक लाइन का इंटीग्रेशन है, और टी नहीं मानेंगे इसको, टी स्क्वायर मानेंगे। अब हो सकता है टी मानने से ही तुम बना, टी मानने से फायदा क्या होगा, तो रूट टी बच ही जाएगा फिर। उससे भी करने से हो जाता होगा, पता नहीं। उतना इंटीग्रेशन को आता हम यही रहते पटिया में, यूएस में नहीं रहते, आफ्टर नोइंग दैट मच इंटीग्रेशन। एक बात और था, ये तो मैंने केवल भी बताया पोटेंशियल किसका, सॉलिड स्फीयर का बाहर बताया था ना। सॉलिड स्फीयर का अंदर पोटेंशियल निकालो। सॉलिड स्फीयर की फील्ड अंदर बाहर लिखने आती है, हॉलो स्फीयर का अंदर बाहर फील्ड आता है, हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल अंदर बाहर आता है। क्या होगा अगर हॉलो स्फीयर लेंगे? हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल, बस पूछ ले रहा हूँ, तुमको याद ही होगा, ये हॉलो स्फीयर है, इसका फील्ड बाहर कितना होता है? बाहर फील्ड कितना होता है? GM/r², किधर, रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड? इनवर्ड। और अंदर फील्ड कितनी होती है? जीरो। बाहर पोटेंशियल कितना होगा? बाहर पोटेंशियल -GM/r, पॉइंट मास बन जाता है ना। और अंदर पोटेंशियल कितनी होगी? अंदर फील्ड जीरो होती है, तो पोटेंशियल फील्ड जीरो है, तो तुमको पता है ना, स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज फील्ड। तो अंदर फील्ड जीरो है, मतलब पोटेंशियल क्या होगा? हाँ, तो कांस्टेंट कितना होगा? कांस्टेंट होगा -GM/R, जहाँ कैपिटल आर उसकी रेडियस खुद की है। हॉलो स्फीयर का पता चल गया। सॉलिड स्फीयर का फील्ड बाहर पॉइंट चार मास कितना होगा? अंदर निकालना बता दिया, तू ही बता दे ना। GM/r/R की जो कैविटी में लगा था। तो अंदर भी फील्ड पता है, बाहर फील्ड पता है सॉलिड स्फीयर का, बाहर पोटेंशियल क्या होगी? -GM/r। अंदर पोटेंशियल क्या होगी सॉलिड स्फीयर की, वो निकालो। ये सॉलिड स्फीयर है, दिस इज सॉलिड स्फीयर, इसका मास कैपिटल एम है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब इसका पोटेंशियल जो है यहाँ निकालना है, समझ गए? यहाँ सेंटर से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। पोटेंशियल क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सेंटर से r दूरी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? और ये याद भी रखना है, तो मेंस का काम हो जाएगा। और फिर कैसे वो आता है, वो भी 1 से 1.5 मिनट में 2 मिनट में निकल जाएगा, वो काम आएगा एडवांस। क्योंकि एडवांस में क्या करेगा ना, डेंसिटी बदल देगा, उसका डेंसिटी का लॉ बदल देगा, डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो फिर रिजल्ट वो नहीं लगेगा, बट प्रोसेस वही होगा जिससे वो पहले वाला रिजल्ट निकाला गया। दोनों आना चाहिए, हाथ साफ होना चाहिए बिल्कुल, धनाधन धनाधन। हम बैठ जाए, छोटे हो जाए। कैसे कर रहे हो इसको?
कर कैसे रहे हो? ई डॉट डी आर से भी कर सकते हो, अंदर बाहर फील्ड पता है, नो हाउ टू कन्वर्ट पोटेंशियल फ्रॉम फील्ड, हाउ फाइंड पोटेंशियल फ्रॉम फील्ड, ये जानते हो। और उससे भी आसान तरीका है, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे तुमको फील्ड पोटेंशियल निकालना है ना, इसमें दो तरह की सेल बन रही है ना, एक सेल इसके अंदर है, दूसरा सेल इसके, हाँ, अंदर वाला जो सेल होगा सब पॉइंट मास बन बन के यहाँ बैठ जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल बहुत ही आसानी से इस पॉइंट पर आ जाएगी। और बाहर वाला जो सेल होगा उसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी उसके सरफेस पर होगी, उसको एक लाइन इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन सिंगल लाइन, मतलब ये 1 मिनट इसके लिए बहुत है, समझे? ये रिजल्ट आएगा, मैं लिख देता हूँ, चेक करवा रहा है कि नहीं। माइनस ऑफ जी एम बाई ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, 3 माइनस ऑफ स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर, पैराबोलिक वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। अगर मास डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो पोटेंशियल विल बी पैराबोलिक क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर। देखो मैं लिख देता हूँ, देखो जो अंदर वाला जितना सेल बन रहा है उसका पोटेंशियल उस पॉइंट पे क्या होगा, माइनस ऑफ जी एम बाई आर, और वो एम कितना होगा, एम डिवाइडेड मतलब उसका वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा ना, एम इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई कट जाएगा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर का स्क्वायर बच जाएगा। तो वही आ गया, ये पोटेंशियल किसका है, जो अंदर का जो भी शेल बन रहा है, आ गया तुरंत, माइनस जी एम बाई आर है, बस एम का वैल्यू लिखना था, एम इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर का क्यूब, मतलब बाई आर, आर से कट गया एक। अब किसका बचा, बाहर वाला का, बाहर वाला का पता है बहुत सारा सेल है, और हर सेल की पोटेंशियल इस पॉइंट पर वही होगी जो उसके सरफेस पर है, बट दिक्कत है कि सरफेस पे जब लिखेंगे ना इसका ये रेडियाई वेरी करेगा, वो रेडियस स्मॉल आर से कैपिटल आर तक वेरी करेगा, इसलिए उस रेडियस को हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, और इस थिकनेस को कितना मान लिया, तो अब इस dx के कारण यहाँ पे पोटेंशियल वही होगा जो इस dx के सरफेस पर होगा, तो कितनी पोटेंशियल dx में कितना मास होगा dm, तो पोटेंशियल कितनी होगी माइनस ऑफ जी dm, और वो dm कितना होगा, डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, m बाई 4/3 पाई आर क्यूब ना, m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू 4 पाई x स्क्वायर इंटू, देखो ये पूरा डीएम है, डरो मत बे बंदर, ये है कि नहीं डीएम, तो माइनस जी डीएम हुआ कि नहीं, माइनस जी डीएम बाई एक्स, यही तो होगा पोटेंशियल, जो सरफेस पे होगा वही उस पी पे होगा, तो डिवाइड बाई एक्स करोगे तो एक्स बचेगा ना। अरे भाई, अब इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहा, स्मॉल आर टू, दैट इज योर आंसर, प्लीज चेक इट।
आया बच्चों, उसके बराबर जोड़ने पर इसको आया। इसको याद करने से ज्यादा अच्छा तो यही है, तुरंत आ जाएगा। और इससे फायदा ये भी होगा कि ये जो रो यहाँ पर दिख रहा है तुमको, m/3 4/3 यहाँ पर रो क्या था, यूनिफॉर्म। अगर ये रो खुद आर का फंक्शन होगा तो ऐसे ही करोगे ना, बस रिजल्ट वो नहीं आए, बट करना तो ऐसे ही है। जो प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है उसी से निकले, तो ये ज्यादा बेटर है। बट अगर याद हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि 99% क्वेश्चन में वही रहता है ना, रिजल्ट से ही हो जाता है। और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि सेम रिजल्ट इलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए भी लगे। जो चार्ज स्फीयर नहीं होता, चार्ज स्फीयर जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक स्फीयर, उसके अंदर भी पोटेंशियल यही होगी ना। बस क्या करोगे तुम, हाँ, ये के होगा ना, के माइनस जी की जगह क्या लिखोगे, के विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इस एम की जगह क्या होगा, क्यू, मतलब के क्यू बाई टू आर इनटू दिस। कितना रिलेशन दोनों में जबरदस्त। मैं कल जी का बताया था ना वैल्यू, हाइट के साथ डेप्थ के साथ, उसमें एक और चीज छूट रही थी, बिफोर स्टार्टिंग एनर्जी, जिसमें वो नहीं बोलते कितना स्पीड से फेंकेगी स्पेस में चला जाए, एस्केप वेलोसिटी। हाँ, उस वो स्टार्ट करने से पहले इतना बताना पड़ता है। तो उसमें एक और होता है कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, उसकी वजह से भी जी की वैल्यू क्या हो जाती है। हाँ, तो पता है तुम लोग को कहाँ पर मिनिमम होता है, हाँ कहाँ मैक्सिमम होता है। हाँ, उसको प्रूव कर लोगे, करो, करके दिखाओ कैसे करोगे। अर्थ कैसा फ्रेम है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, क्योंकि अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। मतलब अर्थ के सरफेस पर कहीं भी कोई बैठा होगा तो उसका एक्सलेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, टुवर्ड द सेंटर एक्सलेशन है ना उसका। एक्चुअल में अर्थ कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट अगर उस रोटेशन को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो अर्थ को क्या मानते हैं, तो यहाँ पर किस, यहाँ जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं और इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन वैल्यू ऑफ जी देखते हैं, तो उस वक्त हमें क्या मानना पड़ेगा कि अर्थ कैसा फ्रेम है। हाँ, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगता है कि नहीं, तो फिर लगाने के लिए कुछ करते हैं कि नहीं, सुइडो फोर्स लगाते हैं। तो वही करना है, सुइडो फोर्स लगाना है, बच्ची का वैल्यू आ जाएगा। अब समझे। हाँ हाँ, शेप वाला नहीं पूछता है, उसे बोर्ड पे पूछता है कि इक्वेटर पे रेडियस पोल से ज्यादा है, आरपी लेस देन आर ई, तो इसलिए थोड़ा सा कितना होता है, वो बहुत कम परसेंट का डिफरेंस होता है। हाँ, पॉइंट फ्रैक्शन में आता है, तो वो क्यों पूछेगा, उसपे कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता है, इसलिए उस पर उतना बात नहीं करते हैं। वो जानो तुम बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसका कोई फायदा पूरे जीवन में कहीं नहीं हो, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। बस स्कूल से ये स्टार्ट होकर स्कूल में खत्म हो जाएगा। तो देखो, ये अर्थ है, तो हम लोग जो भी करेंगे अर्थ को परफेक्ट स्फेरिकल मान के करेंगे। ये जिस एक्सिस के अबाउट घूमती है, वो एक्सिस जहां पर जहां जहां इसको काटता है, उसमें एक को नॉर्थ और दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथ। और ये बेसिकली एक लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है, जो अर्थ को दो हेमीस्फेयर्स में डिवाइड करता है। अपर को नॉर्थर्न हेमीस्फेयर बोलते हैं और लोअर को साउथर्न हेमीस्फेयर बोलते हैं। और इस इटसेल्फ दिस प्लेन इज कॉल्ड इक्वेटर प्लेन। तो ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है ना, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जिसकी वजह से क्या होता है, ठंडा गर्म की दिन रात। हाँ, दिन रात होता है, जो कितने घंटे का होता है, 365 घंटा का। तो अब देखो, इसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, रामगली यहाँ पर खड़ी है। अब मैं स्पेस से रामगली को देख रहा हूँ दूरबीन लगा के, तो इसका मोशन कैसा हो रहा होगा, हाँ सर्कुलर, बिल्कुल सही बात है। तो अभी मैं इसके मोशन को बोल रहा हूँ सर्कुलर है। और पता है इसका जो पोजीशन होता है वो कैसे देते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से देते हैं।
तो इस वाला एंगल को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर वाला के साथ लैटिट्यूड और एक्सिस पोल वाला के साथ को लैटिट्यूड, नहीं को लैटिट्यूड उसको बोलते हैं। तो अर्थ की रेडियस आर है, तो रामकली की सर्कल में घूम रही है, उसका रेडियस कितना होगा? ये होगा ना, कितना होगा? आर साइन थीटा या आर कॉस थीटा? कोई नहीं, आर कॉस थीटा ही होगा, आर कॉस थीटा होगा। तो अब इस रामकली पर क्या क्या फोर्स लगेगा? ध्यान रखना, फोर्स जो भी लगे, अगर रामकली खड़ी है तो नॉर्मल लगेगा, वेट लगेगा और स्यूडो फोर्स लगेगा, बिकॉज रामकली सिटिंग ऑन इटसेल्फ, अर्थ रोटेटिंग फ्रेम। तो नॉर्मल से कुछ मतलब हमको नहीं, हमको जी इफेक्टिव निकालना है। तो हमको तो ये देखना पड़ेगा ना कि mg को और दूसरा फोर्स कितना चेंज करा रहा है। ये फोर्स एक mg लगा इधर टुवर्ड्स द सेंटर, और जो सर्कल है वो इधर है ना। स्यूडो फोर्स क्या होता है? माइनस ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर की खुद की एक्सीलरेशन इधर है ना, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन उसको बोलते हैं। तो फिर वो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा कि नहीं? अरे भाई, अब ये कितना होगा? m इंटू ए कितना है? ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। वो स्मॉल आर कितना है? आर कॉस थीटा। तो देखो, तुमको mg का चेंज देखना कि mg कितने से बदला। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाली एंगल थीटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो जी एम जी इफेक्टिव को क्या लिखोगे? एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए जी इफेक्टिव कितनी आ जाती है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। इसलिए इक्वेटर पे जी क्या होता है? मिनिमम। पोल पे थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। तो वहां पर जी एक्चुअल जी के बराबर होता है, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बाकी बीच में कुछ और भी हो सकता है। दूसरा जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला जो इस सेंट्रिफिकल फोर्स स्यूडो फोर्स का जो ये कंपोनेंट आया, इसका क्या होगा? इसी की वजह से कभी कभी हम खड़े होते हैं तो गिर नहीं जाते हैं। जैसे हम लोग कभी ऐसे स्लैंट हाइट पे खड़े होते गिर जाते हैं ना, इसी फोर्स की वजह से गिर जाते हैं। इसको कौन बैलेंस करता होगा? ये अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो क्या लिखो? समटाइम्स वी फॉल ड्यू टू दिस फोर्स, so we should not be present this area, we should be here, all people stay here in order to avoid this force। एंड यहां पर भी प्रॉब्लम होगा, वो फोर्स इधर लग जाएगा तो हर आदमी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन के ऐसे गिरेगा। वो जब कैलकुलेट करोगे ना इस फोर्स को, अर्थ की ओमेगा ओमेगा डाल के, 2 का टी होता है ना ये ओमेगा, ये जो फोर्स आएगा इसमें ये नहीं आएगा ओमेगा का स्क्वायर, आएगा ही। तो जब एम ओमेगा स्क्वायर डाल के निकालोगे इसको, तो ओमेगा की वैल्यू 2 का टी आएगी। और टी कितना है? 24 घंटा। 24 घंटा को सेकंड में बदलोगे, 24 गुना वैसा कुछ करोगे ना, बहुत छोटा आएगा वो। और उसको फिर क्या करोगे? स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म क्या आएगी? वेरी स्मॉल, इतनी स्मॉल आएगी कि ऑलमोस्ट फ्रिक्शन इसको क्या कर लेता है, 0.0002 न्यूटन निकल के आया वो। तो फ्रिक्शन एडिक्वेट है ना उसको बैलेंस करने के लिए। इसलिए इसकी वजह से ऐसा नहीं होता है कि कोई गिर जाएगा, बिकॉज दैट फोर्स इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल। और अगर वो बड़ा होता तो सही में लोग गिरते हैं, तो हम लोग बात भी सही कर रहे थे, बट ऐसा गिरता नहीं है कुछ। ठीक है बच्चों, अब अगले क्लास में हम लोग आएंगे, एनर्जी वाला पार्ट कर लेंगे, जिसमें बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से उड़ाना होता है। हमने एक बच्चे को टाइम दे रखा है, मैं भाग रहा, मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है, बुक है आपको।